हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, कुमार गौरव सर के द्वारा जो संडे स्पेशल में क्लास करवाई गई है जिसका टॉपिक था बायोलॉजी, तो वहाँ पर जो टॉप 50 क्वेश्चंस करवाए गए हैं उन्हीं को मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया गया है, पूछा गया है कि आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका जवाब हो जाएगा HCl। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद दिया गया है कि प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है। तो प्रोटीन के पाचन में जो पेप्सिन एंजाइम होता है यह मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ग्लूकोज से संबंधित। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये सूत्र याद रखना है। उसके बाद यहाँ से जो दूसरा प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि ग्लूकोज को और किस नाम से जाना जाता है। तो ग्लूकोज को क्या कहते हैं? ब्लड शुगर भी कहते हैं। उसके बाद से यहाँ तीसरा क्वेश्चन बनता है कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो हमें बताना होता है कि ग्लूकोज में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है वह 1:2:1 होता है। तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न याद रखने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले ग्लूकोज का सूत्र याद रखना है C6H12O6। ग्लूकोज को और क्या कहते हैं? ब्लड शुगर कहते हैं। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2:1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताना है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है और इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी का सोर्स पूछेगा तो क्या बताएंगे? सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। तो यहाँ से भी आपको 3 प्रश्न याद रखने हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछेगा तो हम बताएंगे कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग पूछेगा तो हम बताएंगे रिकेट्स। और विटामिन डी का सोर्स पूछेगा तो हम बताएंगे सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है? नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक उत्पाद कौन सा था। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक उत्पाद कौन सा था? जवाब देना है यूरिया। अब यूरिया से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2, यानी कि NH2CONH2 इसका सूत्र होता है। ये जो है यूरिया क्या किया गया था? प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक उत्पाद है। और ये किसके द्वारा संश्लेषित किया गया था? तो बताना है वोहलर के द्वारा। और ये कब संश्लेषित किया गया था? तो बताना है 1828 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। जीव विज्ञान के पिता कहते हैं अरस्तु को। किसे कहते हैं? अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जीवधारियों का पंच जगत वर्गीकरण कब दिया गया। तो ये जो है 1969 में दिया गया था। किसके द्वारा? R.H. विटेकर के द्वारा यह वर्गीकरण दिया गया था। पूछा जाता है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया। तो बताना है R.H. विटेकर ने। कब दिया? 1969 में। ये 5 जगत कौन कौन से थे? पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था कवक, चौथा था पादप और 5वां था एनिमेलिया यानी कि एनिमल। तो ये इसके 5 जगत थे। और ये 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? R.H. विटेकर ने। कब दिया था? 1969 में।
नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्लाइडेन एवं स्वान। कौन है? स्लाइडेन एवं स्वान। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। देखिए, कोशिका की खोज पूछेगा तो हम बताएंगे कि रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन बात की जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पूछा गया है कि जीवाणु की खोज किसने की? बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो भी बताना है ल्यूवेन हॉक ने। तो यहाँ से भी संबंधित आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखना है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने की। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेन हॉक ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मनुष्य में पाई जाने वाली जो सबसे लंबी कोशिका है वह तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और नीलहरित शैवाल, ये जो तीनों नाम हैं यह किस प्रकार की कोशिका के उदाहरण हैं? तो ये जो है प्रोकैरियोटिक प्रकार की जो कोशिका होती हैं उसके ये एग्जाम्पल हैं। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो आपको ये तीनों नाम याद रखना है। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से नाम? माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और नीलहरित शैवाल, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हो जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कोशिका भित्ति से संबंधित। यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं? पूछा जाता है जंतुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? तो बताना है कि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यह केवल और केवल पादपों में पाई जाती है। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। कोशिका भित्ति केवल किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति केवल और केवल पादपों में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है यह पादपों में किससे निर्माण होता है? कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है वह पादपों में किस चीज से होता है? तो बताना है कि इसका निर्माण सेल्यूलोज से होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि डीएनए व आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक अलग अलग पाया जाता है? तो डीएनए में होता है थायमीन और आरएनए में होता है यूरेसिल। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं? तो एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन और थायमीन। इसमें भी यही पाए जाते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यानी कि इसमें थायमीन और यूरेसिल का डिफरेंस होता है बस। डीएनए में थायमीन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पादप जो होते हैं वह श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं? तो श्वसन कोई भी करे, जंतु करें या पादप करें, वे जो गैस का प्रयोग करते हैं कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन गैस। तो श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग होता है? ऑक्सीजन गैस का उपयोग होता है, फिर चाहे वो पौधे कर रहे हों और फिर चाहे वो जंतु कर रहे हों। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? पैलेट कण किसे कहते हैं? और कोशिका का सबसे सूक्ष्मतम कण कौन सा है? तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा राइबोसोम। देखिए यहाँ से आपको 3 प्रश्न याद रखने हैं राइबोसोम से संबंधित। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहेंगे? राइबोसोम को कहेंगे। पैलेट कण के नाम से किसे जानते हैं? राइबोसोम को जानते हैं। कोशिका का सबसे सूक्ष्मतम कण कौन सा है? राइबोसोम है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम जीवाणुओं का भक्षण करता है? तो लार में ऐसा कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणुओं का भक्षण करता है? तो इसका नाम हो जाएगा लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम?
लाइसोजाइम। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है? दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो जवाब देना है कि दूध में कैसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। दूध के कौन सा एंजाइम मदद करता है? तब बताना है रेनिन एंजाइम। ये रेनिन एंजाइम पाया कहाँ जाता है? ये जो रेनिन एंजाइम है यह आमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आमाशय में। अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया था आमाशय में एक और अम्ल पाया जाता है, उसका नाम क्या है? HCl। HCl एसिड कहाँ पाया जाता है? आमाशय में। और रेनिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ये भी आमाशय में ही पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं? पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं अग्न्याशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग मदद करता है? तो याद रखना है तारक काय जो होता है वह कोशिका विभाजन में कोशिकांग जो है मदद करता है। कौन सा कोशिकांग? तारक काय कोशिकांग मदद करता है। इसको हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है माल्टेज, एमाइलेज, लाइपेज और सुक्रोज से संबंधित। ये माल्टेज क्या है? माल्टेज एक प्रकार का एंजाइम है। एमाइलेज क्या है? यह भी एक एंजाइम है। लाइपेज क्या है? ये भी एक एंजाइम है। सुक्रोज क्या है? यह एक कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न इस प्रकार से यहाँ पर पूछा जाएगा, ये चारों नाम दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा अलग है। तो अलग बताने के लिए 3 तो एक समान रहेंगे और एक अलग रहेगा। तो ये तीनों क्या है? एंजाइम है और ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरीके से जो अलग होगा कौन होगा? सुक्रोज इसमें एक भिन्न चीज हो जाएगी। तो इस तरीके से आंसर इसका हम दे सकते हैं। अब एंजाइम और कार्बोहाइड्रेट की पहचान क्या होती है? तो इसको पहचानने के लिए जिसके भी लास्ट में क्या दिख जाए? एज। क्या दिख जाए लास्ट में? लास्ट में दिख जाए एज तो उसे हम कहेंगे एंजाइम। और लास्ट में दिख जाए ओज, जब लास्ट में दिख जाएगा ओज तो हम उसको कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। जैसे देखो सुक्रोज, इसमें क्या आ रहा है? ओज। तो ओज आ रहा है तो मतलब ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। माल्टेज में देखो क्या आ रहा है? एज। तो इसमें एज आ रहा है तो ये एंजाइम। एमाइलेज क्या है? एमाइलेज लास्ट में क्या आ रहा है? एज, तो ये भी एंजाइम। लाइपेज इसमें क्या आ रहा है? एज, तो यह भी एक प्रकार का एंजाइम है। इस तरीके से हम एंजाइम और कार्बोहाइड्रेट की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि टेबल शुगर किसे कहते हैं? टेबल शुगर किसे कहते हैं? सुक्रोज को कहते हैं। फलों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? फलों में पाई जाने वाली शर्करा है फ्रक्टोज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जवाब देना है लीवर। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। देखो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये पूछेगा कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, और दूसरा पूछेगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। केवल जब कहेगा सबसे बड़ी ग्रंथि तो बताना है लीवर, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहेगा तो कहेंगे थायराइड। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? शरीर की जो रासायनिक प्रयोगशाला है उसे कहते हैं लीवर को। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? लीवर को कहते हैं। ब्रेन शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? ब्रेन शुगर कहते हैं गैलेक्टोज को। किसे कहते हैं? गैलेक्टोज को। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है वह सर्वाधिक किस रूप में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन सर्वाधिक किस रूप में होता है? जवाब देना है बाइकार्बोनेट के रूप में। अनऑक्सी श्वसन में किस अम्ल का निर्माण होता है? अनऑक्सी श्वसन में किस अम्ल का निर्माण होता है? पाइरूविक एसिड का निर्माण इसमें होता है। अनऑक्सी श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे कहते हैं अनऑक्सी श्वसन। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो यहाँ से आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखना है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो बताना है विलियम हार्वे ने। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। 7.4 का मतलब क्या है कि जो रक्त होता है वह हल्का सा क्षारीय होता है।
उसके बाद पूछा जाता है रक्त कैसा ऊतक है, तो बताना है कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ये क्वेश्चन जो यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह याद रखना है AB पॉजिटिव, सर्वदाता रक्त समूह याद रखना है O नेगेटिव। सर्वदाता का मतलब है कि जो O नेगेटिव ग्रुप ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वह चाहे किसी भी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। ऐसे ही सर्वग्राही रक्त समूह का मतलब होता है कि जो AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वह किसी भी व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। सर्वदाता का मतलब दे सकता है और सर्वग्राही का मतलब ले सकता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? RH फैक्टर की खोज की थी लैंड स्टीनर एवं वीनर ने। ये RH फैक्टर क्या होता है? देखिए, जिसके ब्लड में RH फैक्टर पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप हो जाता है पॉजिटिव। जैसे कि ब्लड ग्रुप A है और उसमें पाया जा रहा है RH फैक्टर, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? A पॉजिटिव हो जाएगा। और जिसमें नहीं पाया जाता है उसको निगेटिव में काउंट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि किस अंग के खराब होने पर डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा कौन सा अंग है जिसके खराब होने पर डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? जवाब देना है किडनी। किडनी की इकाई पूछी जाती है तो जवाब देना है नेफ्रॉन, और किडनी का अध्ययन पूछा जाए तो बताना है नेफ्रोलॉजी। तो यहाँ पर किडनी से संबंधित आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, किडनी के खराब होने पर कौन सी क्रिया होती है? डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। किडनी की इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। और जो किडनी का अध्ययन होता है क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो जवाब देना है सेरिब्रम। मनुष्य के शरीर की जैविक घड़ी किसे कहते हैं? पीनियल ग्रंथि को कहते हैं। किसे कहते हैं? पीनियल ग्रंथि को। ये जो स्टेपीज है यह कान की हड्डी है और यह मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और ये जो फीमर हड्डी है मनुष्य के जांघ में पाई जाती है और यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। पूछा जाएगा मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो जवाब देना है स्टेपीज। कहाँ पाई जाती है? कान में। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। ये कहाँ पाई जाती है? जांघ में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? एक तो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, दूसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है और तीसरा वृद्धि हार्मोन है। तो पीयूष ग्रंथि से 3 हार्मोन निकलते हैं, इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन कहते हैं एड्रिनलिन हार्मोन को। किसे कहते हैं? एड्रिनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंसुलिन हार्मोन का जो स्रावण होता है कहाँ से होता है? इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? जवाब देना है अग्न्याशय की जो बीटा सेल होती है वहाँ से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? कार्ल लीनियस को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइकेन का प्रयोग किस प्रकार के प्रदूषण के संकेतक के रूप में किया जाता है? तो वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में। वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में इसका प्रयोग कैसे करते हैं? जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होगा वहाँ लाइकेन की मात्रा कम होगी और जहाँ वायु प्रदूषण कम होगा वहाँ पर लाइकेन की मात्रा अधिक होगी। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर वायु प्रदूषण कम है या ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के जो टीके की खोज है यह लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में कौन सा जीवाणु मदद करता है? जवाब देना है राइजोबियम जीवाणु। कौन सा जीवाणु? राइजोबियम जीवाणु। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पादपों में जल का संवहन कौन से ऊतक के द्वारा होता है? जल का होता है जाइलम ऊतक के द्वारा, और जो खनिज लवण का संवहन होता है वह किसके द्वारा होता है? फ्लोएम ऊतक के द्वारा।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये जो आलू, प्याज, हल्दी, अदरक और केसर, यह किसका रूपांतरण है? जवाब देना है कि ये तना का रूपांतरण है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में क्या उपयोग में लाया जाता है? कौन सा रासायनिक पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? जवाब देना है सोडियम बेंजोएट। फलों को पकाने में कौन से हार्मोन का यूज करते हैं? एथिलीन हार्मोन का यूज करते हैं और यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे छोटा पुष्प और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे छोटा पुष्प पूछेगा तो बताएंगे ओल्फिया है, और सबसे बड़ा पुष्प पूछेगा तो बताएंगे रेफ्लेसिया है। कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन में पाई जाती है? कोबाल्ट धातु जो है यह विटामिन B12 में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? विटामिन B12 में। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। क्या? साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है और इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पर DNA जो है वह किसका बहुलक होता है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक कौन है? DNA। निमोनिया किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। प्लेग, टिटेनस, क्षय रोग और हैजा, ये सब किसके कारण होते हैं? ये सब बैक्टीरिया जनित रोग हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है आज की इस वीडियो का लास्ट पॉइंट। शाही रोग किसे कहते हैं? शाही रोग जो है यह हीमोफीलिया को कहा जाता है और यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।